15 और 16 फरवरी के न्यूट्री एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज प्रमुख टॉपिक में मात्र 4 टॉपिक है। हम लोग जरा देखें कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको अंदर में डिटेल में बताऊंगा। तो जो पहला टॉपिक है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये डिजिटल करेंसी पीडीएस से संबंधित है, एक रिफॉर्म है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रीलिम्स के कुछ मिलेंगे, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये इसका उपयोग आप जो इकोनॉमी में, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में आप एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट जो सब सेक्शन है उसमें आप यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार, डब्ल्यूटीओ के जो निदेशक है उनका कहना है कि रिफॉर्म होना चाहिए डब्ल्यूटीओ में। वैश्विक जो अभी स्थिति देखी जा रही है, भू राजनीतिक स्थिति देखी जा रही है, आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मेंस में डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म, ये सब चीज आपको पढ़ना है। क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी, ये मुख्य रूप से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कुछ जो टर्म्स हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो साइंस टेक का याद रखिएगा, ये टॉपिक है। किसका टॉपिक है? साइंस टेक का। और लास्ट टॉपिक है भारतीय कृषि में एआई। जैसा मैंने आपको कहा था पिछले क्लास में भी, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। आपके सिलेबस में हर एक पार्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के उसके उपयोग को समझने का प्रयास कीजिए। तो कृषि क्षेत्र में एआई क्या कर सकता है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको कृषि और मतलब एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में कृषि जो क्षेत्र है उसमें आपको पढ़ना है। इसके पॉइंट्स को अपने नोट्स में शामिल करना है। और इसको भी मैं 5 स्टार दूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। उसके अलावा ये संक्षिप्तियां हैं, हम लोग आएंगे तो देखेंगे। और एक आपका सुर्खियों में रहे स्थल में साउथ कोरिया को समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बड़े टॉपिक से। चलिए हम लोग पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला जो बड़ा टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केंद्र सरकार ने सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य कूपन प्रायोगिकी परियोजना आरंभ की। पीडीएस, आपको पता है पीडीएस क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। उसमें एक अब प्रयोग किया जा रहा है, एक प्रायोगिक आधार पे परियोजना, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें जो सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी करेंसी सीबीडीसी की शुरुआत की जा रही है। हम लोग आगे देखेंगे सीबीडीसी क्या है। इसका उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा ढांचे में पारदर्शिता, दक्षता और लाभार्थी सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। ये जो टॉपिक है पीडीएस, जब भी हम लोग पीडीएस टॉपिक पढ़ते हैं, पीडीएस में रिफॉर्म की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी माफ कीजिएगा, इकोनॉमी में आपको एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, जिसमें जो इसका एक सबसेक्शन है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, उसी में पीडीएस पढ़ते हैं। पीडीएस रिफॉर्म बड़ा क्लिशे, मतलब घिसा पिटा टॉपिक है, लेकिन बार बार पूछता है, क्योंकि जो भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए जो ये सबसे महत्वपूर्ण है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बड़ा सस्ते रियायत दर पे अनाज लोगों को मिलता है। तो इसमें सरकार पे बहुत ज़्यादा बर्डन है सब्सिडी का। केंद्र सरकार को इसमें 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी आता है, सब्सिडी देना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आपका सब्सिडी होगा उतना कम आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, परिसंपत्तियों में इन्वेस्टमेंट है, वो हो पाएगा। तो सरकार पहले तो इसको, पहले जो मॉडल था, जब वर्तमान सरकार आई उसने सब्सिडी रिफॉर्म पे बड़ा काम किया है। जैसे कि आपको गैस सिलेंडर के संबंध में अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है, उस कारण से बहुत ज़्यादा सब्सिडी सरकार को बचा। यही नहीं, जो फूड सिक्योरिटी में जो ये पीडीएस सिस्टम है, इसमें अब बायोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करके जो आपका कोटा है, जितना है कि भाई प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज मिलना है, तो परिवार में 5 लोग हैं तो 25 केजी अनाज मिलेगा, तो वो आपको दिया जाता है। उसमें भी
काफ़ी लीकेज है, अपारदर्शिता है और यहाँ तक कि अनाज की गुणवत्ता भी खराब रहती है। तो इसमें नेक्स्ट लेवल अब रिफॉर्म की बात की जा रही है, जिसमें सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी करेंसी के माध्यम से ये रिफॉर्म की जाएगी। देखेंगे क्या है ये। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा 5 स्टार। प्रीलिम्स में कुछ कुछ चीज इसमें जो फिएट मनी वो सब हम लोग समझेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये मेंस का इकोनॉमी का टॉपिक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक आज बड़ा मजेदार होने वाला है। अब इसमें प्रायोगिक प्रयोजना क्या किया जा रहा है, तो प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया, लाभार्थियों का डिजिटल वॉलेट होगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से ये रुपया भेज दिया जाएगा, डिजिटल रुपया भेज दिया जाएगा। इसका उपयोग वो सिर्फ और सिर्फ फेयर प्राइस शॉप पे, जिसको आप जो कोटा का दुकान बोलते हो, सार्वजनिक दुकान बोलते हो, वहाँ पे ही कर सकते हैं। वहाँ पे क्यूआर कोड होगा या कूपन कोड होगा, उसके माध्यम से आप अनाज खरीद सकते हो। ये नॉर्मल दुकान पे नहीं चलेगा। आपका जो कोटा का दुकान है वहीं पे फेयर प्राइस शॉप पे चलेगा। तो ये एक वॉलेट होगा सबके, जितने लोगों के अपने राशन कार्ड हैं, तो उनका एक वॉलेट होगा। वहाँ सरकार डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन कर देगा। आप सोचोगे कि उसके माध्यम से जूता खरीद लें, उसके माध्यम से कुछ और खरीद लें, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ फेयर प्राइस शॉप, मतलब जो पीडीएस की दुकान होती है, वहीं पे वो मनी चलेगा। इससे रियल टाइम सुरक्षित और सुलभ लेन देन सक्षम होगा। यह बार बार होने वाले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे अपना क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा और डिजिटल अमाउंट पैसा उसको दे सकते हैं। तो बार बार वो प्रमाणीकरण, खासकर गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होता है, मजदूर लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इसमें मजदूरी के कारण, हाथ से काम करने के कारण उनका जो फिंगरप्रिंट के जो घिस जाते हैं, जिस कारण से डिजिटल प्रमाणीकरण, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण बड़ा मुश्किल होता है। और जिनको सबसे ज्यादा इस अनाज की आवश्यकता है, वही लाभार्थी बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे भ्रष्टाचार और लीकेज भी कम होगा और लास्ट माइल डिलीवरी मजबूत होगी। सरकार के जो लीकेज कम होगा तो सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सीबीडीसी है क्या? तो ये आरबीआई द्वारा जारी एक फिएट मुद्रा है। फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। अब देखिए, दो प्रकार के मुद्रा होते हैं। जैसे कि एक मुद्रा, जैसे कि चांदी का सिक्का है, तो उसका अपना एक मूल्य है। सोने का सिक्का है, उसका अपना एक मूल्य है। लेकिन ऐसे पैसे आपको दिए जाते हैं, रुपए दिए जाते हैं, जिसका ऐसे तो भाई कोई मूल्य नहीं है। जैसे कि कागज का रुपया है, तो आप मान लीजिए वो नेपाल का रुपया हो, तो यहाँ कोई मूल्य नहीं है। लेकिन नेपाल का चांदी का सिक्का है तो उसका भारत में भी मूल्य होगा। नेपाल का सोने का सिक्का है, उसका भारत में भी मूल्य होगा। लेकिन नेपाल के रुपए का कोई मूल्य भारत में नहीं होगा। तो ये ट्रस्ट के आधार पे दिया जाता है। तो भारत में जैसे 10 रुपया दिया गया, 20 रुपया दिया गया, तो एज ए कागज का है, तो ऐसे कोई मूल्य उसका नहीं है। जैसे कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो 500 रुपए का जो नोट था उसका कोई मूल्य बचा नहीं। 2000 रुपए का जो नोट था उसका कोई मूल्य बचा नहीं। अगर वही चांदी का सिक्का होता 500 रुपए का, 1000 रुपए का चांदी का सिक्का होता, सोने का सिक्का होता, सरकार अगर उसको डिमोनेटाइजेशन भी कर रही होती, तभी लोग गला के उसका मूल्य प्राप्त कर पाते। तो फिएट मनी, जिसका कोई अपना मूल्य ना हो, मूल्य अंतर्निहित ना हो, बस विश्वास के आधार पे दिया जाता है। जैसे कागज का नोट, जैसे भारतीय रुपए हुए, चाहे अमेरिकी डॉलर हुआ, ये सब फिएट मनी कहलाता है। इसी का डिजिटल रूप है ये सीबीडीसी। तो फिएट मनी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है फिएट मनी क्या है, और आपको मेंस में भी ये सीबीडीसी के बारे में, अब प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि सीबीडीसी क्या है। यह एक वैध मुद्रा है जो आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई की लेनदारी है। इसका आरबीआई की बैलेंस शीट में उल्लेख होता है। याद रखना है
ये संप्रभु मुद्रा में अंकित है, भौतिक मुद्रा के समान ही मूल्य वर्ग में 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, उसी अनुरूप ये डिजिटल फॉर्म में होगा। दिसंबर 2022 में प्रायोगिक तौर पे लॉन्च किया गया था। 2 टाइप है इसका, डिजिटल होलसेल और डिजिटल रिटेल, है ना। तो ये बस ये टाइप याद रखिए, आपको अंदर पूछेगा नहीं, बस ये फिएट मनी शब्द याद रखना है। और कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। अब है कि जब पीडीएस सिस्टम के रिफॉर्म की बात आती है, ताकि सरकार पे एक तो लीकेज कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, सरकार पे उससे सब्सिडी का बोझ कम आएगा। तो पहले बात चला कि भाई क्यों ना डायरेक्ट पैसा, भाई जितना पैसा का सब्सिडी दे रहे हैं, जितने लोग राशन कार्ड रखे हुए हैं, तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर क्यों ना कर दिया जाए। सरकार ने तो एक रिफॉर्म किया और उसमें आधार कार्ड से राशन कार्ड को जोड़ा, जिस कारण से बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड समाप्त हो गए। तो एक तो रिफॉर्म ये हुआ। अब उस राशन कार्ड को जब आधार से जोड़ा तो ये भी किया जा सकता था कि मोबाइल से जुड़ा ही हुआ है और उसको बैंक अकाउंट से जोड़ दिया जाए, और जो सब्सिडी का पैसा है सीधे उनके बैंक अकाउंट में दे दिया जाए, लोग जाके बाजार से अनाज खरीद ले, तो सारा का सारा लीकेज खत्म हो जाएगा। एक तो ये रिफॉर्म है, लेकिन ये प्रायोगिक तौर पे तो कहीं शुरू हुआ, लेकिन सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट में पैसा देंगे तो खाने वाले अनाज के लिए ही उस पैसे का लोग यूज करेगा। हो सकता है भारत में प्रतिसत्ता है, पुरुष जो है बहुत बहुत जगहों पे शराब और जुआ का लत में है, तो वो पैसा निकाल के महिला से जबरदस्ती निकलवा के वो पैसे का शराब पी जाए, जुआ खेल ले, और उस घर की महिलाएं और बच्चों को अनाज ना मिले। ये हो सकता है। और जो भौतिक रूप से दी जाती है सामान, जैसे अनाज भौतिक रूप से आपको दिया जाता है, तो कम चांस है कि उसको वो पुरुष बाजार में बेच के उसका शराब पिएगा। तो भौतिक रूप से दिए जाने वाले सामान का तुलनात्मक रूप से सुवेद वर्ग आसानी से यूज करता है। अगर पैसा देंगे तो डर है कि भाई जो पुरुष है उसका मिसयूज ना कर ले। तो ये एक इस कारण से सरकार बहुत अच्छे से कर नहीं पाई। फिर बात चला कि क्यों ना कूपन दे दिया जाए। कूपन के माध्यम से जिसके पास जो कूपन होगा वही कूपन दे के और वो सरकारी इससे खरीद सकता है अनाज। लेकिन एक डर आया कि भाई कूपन को डुप्लीकेट करना भारत जैसे देश में आपको पता है कितना आसान है, तो कूपन वाला सिस्टम भी नहीं चल पाया। अब ये डिजिटल करेंसी जो आपके डिजिटल वॉलेट में आएगा और स्कैन करके आप करेंगे, तो इसमें कूपन वाला भी समस्या, डुप्लीकेट करने का समस्या समाप्त हो गया। डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर किया जाता तो वो समस्या समाप्त हो गया कि भाई क्योंकि अब पैसा तो किया जा रहा है ट्रांसफर, लेकिन वो पैसा का यूज किसी और चीज में नहीं हो सकता है। उस पैसे का यूज सिर्फ फेयर प्राइस शॉप पे हो सकता है, सिर्फ पीडीएस की दुकानों पे हो सकता है, जिस कारण से अब लोग अनाज खरीदने में ही उसका यूज करेंगे। वो जो महिला और बच्चे को नहीं मिलता, अगर पुरुष शराब पी लेते, वो बड़ा समस्या समाप्त हो गया। सोचिए कितना क्रांतिकारी ये रिफॉर्म सरकार प्रयास कर रही है। तो और अभी भी कहा जाता है कि 30 से 40% का लीकेज है। अगर सरकार इसका सही से मतलब पूरे इंडिया में लागू कर पाई तो सरकार को कम से कम 60-70 हजार करोड़ का प्रतिवर्ष फायदा होगा, जो मामूली बात नहीं है। तो वित्तीय समावेशन को ये बढ़ावा देगा। ये उन लोगों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा सुनिश्चित करता है जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं या जो बैंकिंग सुविधाओं का बहुत कम लाभ उठा पाते हैं, है ना। आरबीआई द्वारा जारी वॉलेट के माध्यम से सीधे अंतरण और कल्याणकारी लाभ वितरण को ये सक्षम बनाएगा। तो काफी ये फायदेमंद है उन लोगों के लिए जहां तक वित्तीय समावेशन नहीं हुआ है। ये पारदर्शिता और लीकेज रहित है, तो रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है कहां से क्या अनाज खरीदा गया है, क्योंकि वहां स्कैन हुआ है। तो इस माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रोग्रामेबल भुगतान, यह सशर्त अंतरण की अनुमति देता है। हर जगह यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फेयर प्राइस शॉप पे ही यूज होगा। तो इसके लिए इस कारण से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो दिक्कतें थी वो समस्याएं यहाँ पे समाप्त हो रही हैं। ये बड़ा कमाल का चीज है। अगर आपको मतलब मेंस आंसर राइटिंग में जहां पे भी पीडीएस रिफॉर्म की बात हो तो सीबीडीसी का आप यूज करके सरकार के पहल का उल्लेख कर सकते हैं, सजेशन में इसको दे सकते हैं। और न्यूज़पेपर में ध्यान रखिएगा कि इस पे क्या क्या आगे एनालिसिस आता है, क्या रिपोर्ट आता है। क्रांतिकारी रिफॉर्म है, गजब क्रांतिकारी रिफॉर्म है। तो यह तकनीकी दक्षता सामाजिक समानता के साथ जोड़ के ये वित्तीय समावेशन को गहरा करेगा, प्रणालीगत खामियों को दूर करेगा, यही इसका निष्कर्ष है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। भारतीय कृषि में एआई का उपयोग। मैंने कहा था, याद रखिए, यूपीएससी में अब जो सिलेबस है उस सिलेबस को एआई से गुना कर दीजिए। मतलब लगभग टॉपिक का एआई से लिंक करना है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये एआई हर क्षेत्र में कमाल काम कर रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार बढ़ाने में, रोजगार घटाने में, चाहे वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, व्यापार में, आपके कोई भी चीज, क्वांटम मैकेनिक्स ले लीजिए या फिर आप स्पेस टेक्नोलॉजी ले लीजिए, या पीडीएस रिफॉर्म में, या फिर महामारी को रिफॉर्म में, सोसाइटी में आपसे पूछ सकता है कि भाई ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ तक कि सुवेद समूहों के लिए किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, किस प्रकार का एआई डिवाइड क्रिएट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हर क्षेत्र में इसका उपयोग होगा और आपको तैयार करना है। आज हम लोग कृषि में उपयोग टॉपिक को डील करेंगे। ये जो टॉपिक है ये भारतीय कृषि में एआई का उपयोग, ये जीएस पेपर फिर से 3 के इकोनॉमी सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर का है, एग्रीकल्चर चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो वहां पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 5 फिर से 5 स्टार, प्रीलिम से कुछ फैक्ट्स होंगे मैं वहां पे बता दूंगा, मार्क कर लीजिएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, ये लगभग आधी आबादी 45 से 50% आबादी को आज भी आजीविका देती है, आधी आबादी इस पे निर्भर है। और कृषि क्षेत्र आपको पता है जीडीपी का 18% योगदान देता है। कृषि क्षेत्र अगर तीव्र गति से बढ़ता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में बड़ा अच्छा योगदान होता है। और आपको अधिकतर जो लोग कृषि क्षेत्र में हैं वो जो किसान हैं वो सीमांत और लघु किसान हैं, पर उनका पर कैपिटा इनकम बड़ा कम है। तो उनको आपको ऊपर उठाना है तो तकनीक का उपयोग, और सबसे आधुनिक तकनीक आज एआई है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। देखिए जरा भारतीय कृषि में चुनौतियों को देखिएगा तो जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनका औसत वार्षिक आय $1500 है। ये $1500 अगर रुपए में देखिएगा तो 1.2 लाख रुपए के आसपास है। 1.2 लाख मतलब उस परिवार की आय 10,000 महीने से कम है। 10,000 महीने के आसपास कृषि क्षेत्र में जो औसत आय है उस परिवार का मात्र 10,000 में क्या होता है, एक तरह से गरीबी है। 52% किसान आज भी, आधे से अधिक किसान आज भी ऋणग्रस्तता के शिकार हैं। न जाने कितनी किसान आत्महत्याएं इसी ऋण जाल के कारण होता है, कृषि क्षेत्र के ऋण जाल के कारण। यही नहीं, भारत में कुल 30% जो अभी भूमि है निम्नीकृत है, कृषि योग्य नहीं बचा है। और जो जलवायु परिवर्तन का भारतीय उपमहाद्वीप पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और पड़ रहा है, जिस कारण से प्रमुख फसलों की पैदावार 10 से 40% तक घट सकती है, 10 से 40% तक घट सकती है। तो ये सब चुनौतियां हैं जिसका समाधान हम लोग एआई के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं जरा सीखेंगे, समझेंगे।
जो भूमि निम्नीकरण की बात थी ये लगभग 1/3 भूमि निम्नीकृत है। तो मृदा स्वास्थ्य जो भूमि का खराब हो गया है या पहले से खराब है, उसमें सुधार हम एआई के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे? चाहे उपग्रह से चित्र लिए हों या ड्रोन से सर्वेक्षण किए हों, तो वो जो डेटा आ रहा है उसका विश्लेषण एआई के डीप लर्निंग का उपयोग करके आसानी से किया जा सकता है। एआई उन भूमियों का प्रॉब्लम भी बता देगा, साथ में सॉल्यूशन भी बता देगा और स्पेसिफिक बता देगा। ये मामूली बात नहीं है। वो जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच होता है कि एक ही प्रकार का सॉल्यूशन हर भूमि के लिए है, तो वो दिक्कत कर जाती है। बिहार में किसी और कारण से निम्नीकृत है और हो सकता है कि भाई केरल में किसी और कारण से निम्नीकृत हो। एआई के माध्यम से स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। जलवायु अनुकूल फसल की निगरानी। आपको पता है कि अब वर्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है या हो चुका है, तापमान में उतार चढ़ाव बड़े स्तर पे हो रहा है। तो इन सब का जो विभिन्न डेटा को लेके एआई अच्छे से भविष्यवाणी कर सकता है, जो बहुत बार जो हमारा मौसम विभाग है नहीं कर पाता है। तो ये एआई जलवायु अनुकूल फसल की निगरानी में बड़ी सहायता कर सकता है। यही नहीं, कृषि का जो मैकेनाइजेशन हुआ है उसमें एआई आधारित अगर प्रणाली को जोड़ दी जाए तो जो उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे कि अगर आपकी काजू उच्च मूल्य वाली फसल है, ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उच्च मूल्य वाली फसल है, केसर की खेती उच्च मूल्य वाली फसल है, चाय की खेती उच्च मूल्य वाली फसल है। तो इस तरीके का जो उच्च मूल्य वाला फसल है उसका 24x7 निगरानी एआई कर सकता है। और ये अभी भी निगरानी होती है, लेकिन उसके लिए आपको खूब सारे श्रमिक चाहिए, तो वो श्रमिक आगे नहीं चाहिए होगा। तो आपका जो इनपुट कॉस्ट है, किसानों का जो इनपुट कॉस्ट है उसको घटाएगा। जैसे ही इनपुट कॉस्ट कम हुआ उसका आउटपुट ज्यादा निकलेगा, किसानों को लाभ ज्यादा होगा। तो इनपुट कॉस्ट को कम करेगा। बेहतर मूल्य प्राप्ति। एआई जो है, जो विभिन्न मार्केट में ई नैम या एग्री मार्केट, इस सब पे जो विभिन्न वस्तुओं के जो मूल्य हैं, जो बाजार मूल्य हैं, उसको जोड़ेगा और अच्छे से विश्लेषण करके किसानों को सलाह दे सकता है कि आपको किस फसल को इस बार उपजाना चाहिए। किसानों को सलाह दे सकता है कि जो फसल आपने उपजाया इसको किस मंडी में बेचना चाहिए, उस मंडी में आपको अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रेसिजन फार्मिंग का मतलब है जहां पे फसल जो भी है या पौधा जितने हैं सबको अलग अलग समझना। अभी क्या करते हैं हम लोग कि भाई अगर मान लो बागवानी कर रहे हैं तो हर एक साथ सिंचाई कर दिए, एक साथ कीटनाशक डाल दिए। प्रिसीजन फार्मिंग में सभी प्लांट को अलग अलग डील किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। वो सेंसर्स जो बताते हैं उसी अनुरूप जैसे कि किसी जो पौधे में कम चाहिए उर्वरक तो कम देंगे, किसी पौधे में ज्यादा कीटनाशक चाहिए तो ज्यादा देंगे। तो प्रिसीजन फार्मिंग, और उसमें ऑब्वियसली बहुत महंगे यंत्र होते हैं। तो एआई के माध्यम से ये प्रिसीजन फार्मिंग, चाहे वो जीपीएस हो, सेंसर हो, उपग्रह हो, ड्रोन, इस सब के माध्यम से प्रिसीजन फार्मिंग जो है बहुत अच्छा हो सकता है। इनपुट कॉस्ट फिर से कम हो सकता है। और जहां प्रिसीजन फार्मिंग होता है, जैसे कि इजराइल जगह जगह करता है, तो वो उसका आउटपुट खूब सारा होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। क्या सरकार ने एआई के संदर्भ में कोई पहल किया है कृषि क्षेत्र में? मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे। जैसे किसान ई मित्र या एक वॉइस सक्षम मतलब आवाज के साथ, या फिर एआई संचालित चैट बॉट है जहां किसान सिर्फ बात कर सकते हैं, एआई उसको जवाब दे सकता है, परामर्श दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, ये एआई के माध्यम से कीट संक्रमण और फसल रोगों का शीघ्र पता लगाता है। इसके अलावा डेटा संचालित जो गवर्नेंस है उसमें डिजिटल कृषि मिशन 2024 शुरू किया गया है, जो किसान केंद्रित डिजिटल समाधान आपूर्ति को बढ़ावा देगा। एग्री स्टैक की बात है, ये सब एआई नहीं है, ये डिजिटल तकनीक से जुड़ा हुआ है। ये
कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण पे महत्व देता है। जैसे एग्री स्टैक बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसानों को भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी विशिष्ट आईडी प्रदान करता है। उसी प्रकार से केडीएसएस कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, ये सब जो डिजिटलीकरण हुआ है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का, उसके संदर्भ में सरकार की पहल है। इसके अलावा और क्या पहल है? जो बजट 2026-27 में एआई प्रणालियों के साथ इसको एकीकृत करने के लिए भारत विस्तार प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके वैल्यू एडिशन में शामिल होगा। भारत विस्तार जो है वो शुरू किया गया है, माफ कीजिएगा, प्रस्ताव किया गया है। यह भारत विस्तार तो एग्री स्टैक को प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि भारत विस्तार क्या है, भारत विस्तार क्या है। तो ये एग्री स्टैक को किससे जोड़ता है? एआई से। एग्री स्टैक क्या है? जहां भूमि रिकॉर्ड आप आसानी से ले सकते हैं, डिजिटलीकरण वाला एक पहल है, उसको एआई से जोड़ने के लिए क्या शुरू किया गया है? आपको भारत विस्तार। प्रीलिम्स में ये भी पूछेगा कि भारत विस्तार कृषि से संबंधित है क्या है, तो वो आपको प्रीलिम्स में डील करना पड़ेगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंस में तो आप यूज इसको करोगे, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से राष्ट्रीय मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना शुरू किया गया है, स्लूसी। और अन्य पहल क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या यस टेक प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली हो। विंड्स क्या है? मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा, मौसम के बारे में बताता है। तो ये सब भी पहल ध्यान में आपको रखना है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं। चर्चा है कि भाई जो डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक हैं, उनका कहना है कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में, अच्छा ये कहाँ से संबंधित है? इंटरनेशनल रिलेशन या इकोनॉमी से भी इसको डील कर सकते हो, दोनों से लिंक किया जा सकता है। आईआर में मेंस में टॉपिक है बहुपक्षीय प्रणालियां, बहुपक्षीय संस्था, और इकोनॉमी में भी टॉपिक है जहां आपको डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ ये सब पढ़ना पड़ता है। अब क्या है डब्ल्यूटीओ के साथ कि डब्ल्यूटीओ की विश्वसनीयता बहुत कम हुई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो विभिन्न अभी ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है, टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, और जो सबसे जिम्मेदार, माफ कीजिएगा, जो सबसे जिम्मेवार देश हैं वही इन सब बहुपक्षीयता से हट रहे हैं और ये मनमानापन कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के जो समान नियम है सबके लिए, उससे दूर हटना चाह रहे हैं। तो इस संदर्भ में वो टैरिफ वार, इसमें मैं ऑब्वियसली एग्जांपल दे रहा हूं ट्रंप महोदय का अमेरिका के संदर्भ में। तो डब्ल्यूटीओ के पूरे विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि देश अब बहुपक्षीयता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो डब्ल्यूटीओ ने के महानिदेशक ने कहा है कि बड़ा सही समय है जब डब्ल्यूटीओ का क्या हो, रिफॉर्म हो। तो इसी संदर्भ में टॉपिक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डब्ल्यूटीओ के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। लास्ट स्लाइड उसी पे होगा। अब ये चुनौतियां क्या है वैश्विक व्यापार प्रणाली के समक्ष, जरा समझिए कि जो विवाद समाधान करती है डब्ल्यूटीओ का अपीलीय निकाय है। अभी लगभग देश इसको, मतलब बहुत सारे बड़े देश इसको मानते नहीं हैं और 2019 से निष्क्रिय अवस्था में है। तो जो डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान प्रणाली है वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में है। तो कोई भी देश विवाद के लिए इस यहाँ क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। बहुत सारे मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं जिसपे बहुत सालों से कोई प्रगति नहीं हुई है, जैसे कृषि जिन्सों का व्यापार पे हो या उसके सब्सिडी पे हो, और जो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनके लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार लागू करने की शर्त, कई महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें आज भी अनसुलझे हैं। यही नहीं, दोहा विकास एजेंडा भी अभी भी रोका हुआ है, जिसमें विकसित देश और विकासशील देश, खासकर अमेरिका और जो विकसित देश G7 हैं, और विकासशील देश से भारत, चीन और ये सब देश है, उनके बीच एक टकराव देखने को मिलता है, जहां पे विकासशील देश थोड़ा एग्रेसिव रहता है सर्विसेज को लेके कि भाई आप अपना मार्केट खोलिए, और विकसित देश एग्रेसिव होता है कि आप अपना
वस्तु का मार्केट खोलिए। तो ये काफी डब्ल्यूटीओ में टसल कई सालों से चल रहा है। यही नहीं, भू राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं जिसमें यूएसए टैरिफ वॉर खेल रहा है विभिन्न देशों के साथ, वो भी। और इसीलिए क्या हुआ कि भाई जब टैरिफ वॉर खेल रहा है, डब्ल्यूटीओ के नियम से दूर जा रहा है, तो विभिन्न देश द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को महत्व दे रहे हैं। अब अलग अलग ब्लॉक में साथ में ऐसे व्यापार समझौता कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ से हटके। इसके अलावा डेटा गोपनीयता का समस्या, सीमा पार डेटा प्रवाह हो, डिजिटल सेवाओं पर कराधान हो, तो इन सब, जलवायु परिवर्तन हो या आपूर्ति श्रृंखला हो, इन सब पे भी कोई अभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं ये देश डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी विश्वसनीयता को सवाल उठाता है। तो क्या किया जा सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुपक्षवाद की पुष्टि, बहुपक्षवाद सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। डब्ल्यूटीओ के तहत व्यापार उदारीकरण करने की आवश्यकता है और डब्ल्यूटीओ का जो आज तक रोल रहा है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। यही नहीं, जो बहुपक्षीय समझौता है उसका जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। जब डब्ल्यूटीओ में जहां सभी देश आम सहमति से काम करते हैं, लेकिन अगर आम सहमति ना बन पाए, तो आज तो बेहतर है कि बहुपक्षवाद वाले प्रणालियों को समर्थन किया जाए। धीरे धीरे डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत वो भी आ जाएगा। इसके अलावा जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की औद्योगिक नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। डिजिटल क्षेत्र में अधिक अंतर संचालनीयता, मतलब विकसित देशों का डिजिटल तंत्र पे आज भी कब्जा है। तो इस सब संदर्भ में डब्ल्यूटीओ को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जो मेजॉरिटी देश हैं, खासकर विकासशील और अविकसित देश हैं, उनकी विश्वसनीयता कम से कम डब्ल्यूटीओ पे रहे। और विवाद निपटान प्रणाली, इसको फिर से बहाल करने की जरूरत है। जो 2019 से ये अपीलीय तंत्र निष्क्रिय है, जिस कारण से अब नए विवाद डब्ल्यूटीओ में नहीं जा रहे हैं। तो ये भी आपको डब्ल्यूटीओ को ये प्रणाली को बहाल करने की आवश्यकता है। अब हम लोग डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे। कभी मेंस में पूछ नहीं सकता है कि डब्ल्यूटीओ क्या है। यूपीपीसीएस में पूछ देगा, यूपीएससी में नहीं पूछता है। यूपीएससी में मुद्दे पूछते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में पूछ सकता है। प्रीलिम्स में आपसे डब्ल्यूटीओ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। 1995 में मराकेश समझौता के माध्यम से डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। ये जो डब्ल्यूटीओ है, किस संस्था के स्थान पे आई? पहले गैट संस्था थी, GATT, प्रशुल्क और व्यापार पर समान समझौता। तो ये समाप्त हुई, उसी के स्थान पे डब्ल्यूटीओ आया। ये उरुग्वे दौर चल रहा था, गैट में ही जो वार्ता चल रहा था उरुग्वे दौर का 1986 से 94 के बीच में 8 साल में, उसी का निष्कर्ष था डब्ल्यूटीओ। तो गैट संस्था आज नहीं है, उसी के अगला संस्था, उत्तराधिकारी संस्था है। भारत का सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है और इसमें आम सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब बड़े टॉपिक में आपका लास्ट टॉपिक है सी डॉट, साइंस टेक, साइंस एंड टेक का टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स से ज्यादा मेंस, माफ कीजिएगा मुझे, मेंस से ज्यादा प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इसके कॉन्सेप्ट को, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स में ऐसे PT65 में भी आएगा, लेकिन आपको तैयार करना है। क्या है न्यूज, क्या है? सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम के बीच क्वांटम सेफ सिक्योरिटी टूल को लेकर साझेदारी हुई। अभी क्या है कि बहुत सारे जो डेटा इंक्रिप्शन होते हैं, ताकि डेटा का चोरी ना हो, गोपनीयता बनी रहे, तो सामान्य कंप्यूटर से तो उसको हैक नहीं किया जा सकता है, डिकोड नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम जो फिजिक्स है, उसकी सहायता से जो क्वांटम कंप्यूटर्स बने हैं, वो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा तेज है। सामान्य कंप्यूटर से
लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्वांटम कंप्यूटर्स। तो ये बड़ा डर है कि जो आप इनक्रिप्ट डेटा भेजते हो, क्वांटम कंप्यूटर उसको डिकोड करके आपकी गोपनीयता समाप्त कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में समझौता हुआ है। तो यह अत्याधुनिक पहल नेटवर्क्स, रक्षा, दूरसंचार, बैंकिंग उपकरण और एप्लीकेशन में क्रिप्टोग्राफिक दोषों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाएगी। क्योंकि जो आप क्रिप्टिक मैसेज भेज रहे हैं, क्रिप्टोग्राफिक मैसेज भेज रहे हैं, उसको क्वांटम कंप्यूटर हैक करके डिकोड कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक दोष। इससे संगठनों को समय रहते पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। अभी क्रिप्टोग्राफी में सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्वांटम कंप्यूटर उसको हैक कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, जिसमें रक्षा हो, दूरसंचार हो, बैंकिंग हो, उपकरण हो या एप्लीकेशन, जो पूरे अर्थव्यवस्था को डिफाइन कर रहा है, देश की सुरक्षा को डिफाइन कर रहा है, वहाँ पे जो क्रिप्टिक मैसेज यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में, तो उसको क्वांटम कंप्यूटर्स आज सबसे ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं। तो ये समझौता इसलिए हुआ है ताकि जो क्वांटम कंप्यूटर से ये सब डेटा, ये सब मैसेजेस क्या हो, ये सब सूचना सेफ हो, सेफ हो। अब ये टूल क्या है, तो जो क्वांटम सुवेद और एल्गोरिदम है कि क्वांटम तकनीक से वो एल्गोरिदम को चुराया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है। उनका उद्देश्य या उपकरण के भीतर सटीक अवस्थिति का ये टूल जो बनाया, जो समझौता हुआ है जिस टूल के लिए, वो पता लगाएगा, क्रिप्टोग्राफिक दोषों का पता लगाएगा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा ताकि जो क्वांटम सेफ सुरक्षा की ओर हम लोग आगे बढ़ सकें, क्वांटम से जो ये सब सूचनाएं हैं उसको सेफ कर सकें। इसके 3 मुख्य मॉड्यूल्स होंगे: वेब एप्लीकेशन, सुरक्षा स्कैनर एजेंट, कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। PQC, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ये क्या है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी? यह क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का एक सेट है जिसे क्वांटम कंप्यूटर्स के हमलों से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो नाम ही है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। मतलब ये सूचना का, क्रिप्टोग्राफी तकनीक के यूज करके ये सूचना का एक सेट है जिसको क्वांटम कंप्यूटर द्वारा हैक नहीं किया जा सकता है, उसके हमलों से बचाया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स पारंपरिक कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब इसका जो इस टूल का उद्देश्य यही है कि गोपनीय डेटा तब तक सुरक्षित रहे जब तक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर्स वर्तमान एन्क्रिप्शन विधियों को अप्रभावी ना बना दे। यही इसका उद्देश्य है। अमेरिका में भी इस संदर्भ में एक मानक तैयार किया गया है, NIST मानक। राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान ने पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक मानकों के लिए अपने प्रारंभिक सेट को अंतिम रूप दिया है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है, यह भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। यह उन विधियों का समूह है जो सूचनाओं को सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट, प्रसारित और डिकोड करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का उपयोग करती है। क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करके सूचना को क्या करती है, एनक्रिप्ट करती है, उसको प्रसारित करती है और उसको डिकोड करने में सहायता करती है। यह डेटा को हमलों से बचाने के लिए प्रकाश के कणों, फोटोन को रिकॉर्ड करने वाले सेंसर्स जैसे क्वांटम उपकरणों का उपयोग करता है। ये सब प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसके 2 टाइप हैं। एक तो है क्वांटम कुंजी वितरण। इसमें जो कीज है वो साझा किया जाता है सुरक्षित विधि से, और तकनीक में सूचना और मैसेज केवल वही लोग पढ़ सकते हैं जिनके साथ वो कीज शेयर किया गया है, साझा किया गया है। क्वांटम कॉइन फ्लिपिंग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि क्वांटम कॉइन फ्लिपिंग क्या है। अब देखिएगा, अब अगर इसको मैं बहुत डीप में जाऊं, एक तो साइंस टेक का है, बहुत डीप में जाओ तो समय भी बहुत लगेगा, उतनी आवश्यकता भी नहीं है। टर्म आपसे पूछे जाते हैं। साइंस टेक के साथ यही खूबी है, IR और साइंस टेक के साथ बेसिक पूछा जाता है। तो
यह एक प्रकार का क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव एल्गोरिदम है जो दो पक्षों को कुछ मापदंडों पर सहमत होने के लिए अनुमति देता है जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। इसी को क्वांटम कॉइन फ्लिपिंग कहते हैं। तो ये सब फैक्ट की तरह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े टॉपिक थे, हम लोगों ने डिस्कस किए। अब हम लोग जो आज की सुर्खियां हैं, 5-6 टॉपिक है, उसको देखेंगे। संक्षिप्तियों में जो आपका पहला टॉपिक है वो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई। प्रीलिम्स में फसाई पूछे जाते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी फसाई से अनुरोध किया है कि आप जो फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग लगाने पे विचार कीजिए। फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और साथ में मेंस में अगर कुछ आता है, जैसे कि स्वास्थ्य में अभी बहुत बड़ा समस्या हो गया है डायबिटीज़ का या फिर हाई ब्लड प्रेशर का, जो गैर संक्रामक रोग कहलाता है, इसका बोझ सोसाइटी पे बहुत पड़ रहा है। तो वहाँ समाधान में हम लोग दे सकते हैं कि फसाई फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की शुरुआत कर सकती है। क्या होता है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, जरा समझिए। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग एक सरल और प्रमाण आधारित पोषण लेबलिंग प्रणाली है जहां पैकेट के अगले भाग में ही स्पष्ट रूप से ये लेबल लगाया जाता है कि लगाई जाती है ताकि उपभोक्ता सोच समझकर और स्वास्थ्य उत्पाद खरीद सके। उस लेबल में लिखा रहता है कि भाई कितना इसमें शुगर लेवल है, हाई शुगर है, हाई फैट कंटेंट है, हाई सोडियम कंटेंट है, ये सब चीज़ लिखा रहता है। तो खरीदते समय उपभोक्ता देखेगा ना 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 इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा। जैसे कोल्ड ड्रिंक में लिखा स्पष्ट रूप से नहीं रहता है, डिटेल में नहीं लिखा होता है, बड़े अक्षर में नहीं लिखा होता है, जिस कारण से कोल्ड ड्रिंक का बड़े स्तर पे उपयोग होता है, तो इसे उपभोग होता है। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की शुरुआत की जाए। ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण लेवलिंग और प्रदर्शन संशोधन विनियमन 2025 के मसौदे में पोषण जानकारी से जुड़े प्रावधान प्रस्तावित थे, लेकिन उस पर सहमति नहीं हो पाई, इसलिए फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग अभी तक नहीं है, ठंडे बस्ते में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं नहीं आपको करना चाहिए। फसाई को अनुरोध किया है कि फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग कीजिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फसाई जो संस्था है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या ये संवैधानिक संस्था? बिल्कुल नहीं, ये तो पक्का है, लेकिन ये सांविधिक है, किसी कानून द्वारा ये संस्था को स्थापित किया गया है। वो कानून है खाद्य संरक्षण और मानक अधिनियम 2006 द्वारा गठित है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका के तहत ये संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, और ये भी ध्यान देना होता है कि मिनिमम 1/3 सदस्य महिलाएं हों। तो ये भी इसमें क्राइटेरिया है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका दायित्व तो है कि वैज्ञानिक आधारित मानक खाने का मानक तय करना, खाद्य पदार्थों के निर्माण हो, भंडारण हो, वितरण हो, बिक्री हो, आयात हो, इन सब को नियंत्रित कर खाद्य मतलब खाने का सुरक्षा, ताकि गलत उत्पाद लोगों तक ना पहुँचे, शरीर में हानि पहुँचाए ऐसे उत्पाद ना पहुँचे। इसका एक बहुत प्रमुख पहल है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी कहीं पे आप मेंशन कर सकते हो, ईट राइट इंडिया, जिसमें जागरूकता फैलाया जाता है कि कौन से किस तरह के खाद्य पदार्थ आपको सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है G4 समूह। IR प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया, और G4 डायरेक्ट ना पूछा जाए लेकिन इससे रिलेटेड बार बार पूछा गया। देखेंगे हम लोग G4 समूह ये बना ही क्यों। G4 समूह देखिए, जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ 1945 में, तो उसमें सबसे यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। तो यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, जिसमें एक महासभा है, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। उसी प्रकार से
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, ये सब यूनाइटेड नेशन के अंग हैं। टोटल 6 अंग हैं। तो ये जो UNSC है इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। ये 5 मेंबर जो परमानेंट है उसको कहा जाता है P5। कौन कौन से देश हैं? तो USA, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश हैं परमानेंट 5। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 2-2 साल पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसको चुनती है। ये जो परमानेंट 5 है, सिर्फ इसी P5 देश के पास वीटो पावर है। मतलब कोई भी प्रस्ताव पेश किया गया, एक भी मेंबर बोलेगा नो तो नो, प्रस्ताव खारिज। वीटो पावर है। और ये जब संरचना बनी थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। उस समय के जो महाशक्तियां थी इसमें परमानेंट मेंबर बने। चाइना उसमें बाद में बना, लेकिन USA आज भी महाशक्ति है। रूस चलिए आज भी बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन फ्रांस देखिएगा, फ्रांस और UK कोई बड़ी शक्ति नहीं है, अब नहीं रहे। उससे बड़ा शक्ति तो भारत है। यही नहीं, आपको वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य है, जैसे कि भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश, एक बड़ी शक्ति है, मिडिल पावर में गिना जाता है। जापान है, ये आपके जर्मनी है, क्योंकि उस सब एक्सिस पावर में था और हार गया था, उस सबको स्थान नहीं दिया गया, तो जर्मनी है। ब्राजील है। यही नहीं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिसको कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया, जैसे लैटिन अमेरिका है, परमानेंट मेंबर नहीं है वहां एक भी। अफ्रीका 53 देश है, एक भी मेंबर परमानेंट नहीं है। एशिया में इतने सारे देश हैं, मात्र एक मेंबर चाइना परमानेंट है। और जो यूरोप है, 60 करोड़ की आबादी है, उसमें देखिए कितने देश परमानेंट है, रसिया हो, फ्रांस हो और UK है, ये सब परमानेंट मेंबर है। तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना चाहिए। भारत उसमें परमानेंट मेंबर का डिमांड करता है। कुल 4 देश इसमें परमानेंट मेंबर की डिमांड करते हैं, जिसमें सबसे चारों का नाम कौन कौन सा है? भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। तो ये रिफॉर्म की बात करता है। और फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में व्यापक सुधार का डिमांड G4 देश किए हैं। इसका कोई सचिवालय वगैरह नहीं है, ये आपस में एक ग्रुप बनाए हुए हैं और दबाव बनाते हैं कि भाई इस पे रिफॉर्म हो। इसका मुख्य मांग क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थाई और अस्थाई दोनों श्रेणियों में सुधार हो और सदस्यता बढ़े, ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अधिक प्रतिनिधिमूलक, लोकतांत्रिक और वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाए। क्योंकि भारत जैसा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश आज आबादी में और एक बहुत बड़ा पावर इसमें शामिल नहीं है। इसमें इसका समर्थन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे विकासशील क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व देने से है। प्रीलिम्स में आपसे एक बार सवाल पूछा गया 2015 या 16 में, जहां तक मुझे याद है 15 में शायद पूछा गया। उसमें पूछा गया कॉफी क्लब क्या है? कॉफी क्लब उन देशों का समूह है यूनाइटेड नेशन में, उन देशों का करीब अभी 12-15 देश हैं, उन देशों का समूह है जो G4 देश का जो डिमांड है कि भाई रिफॉर्म हो, उसके खिलाफ है। कॉफी क्लब वो नहीं चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी नहीं है। लेकिन जरा समझिए कि कौन माफ कीजिएगा, कौन से देश खिलाफ होंगे। जैसे जो प्रतिद्वंदी देश हैं, जैसे लैटिन अमेरिका में ये ब्राजील है, तो इसके नीचे अर्जेंटीना खिलाफ है कि नहीं होना चाहिए रिफॉर्म। आप ये इंडिया है, ये इंडिया है तो इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान खिलाफ है कि भाई नहीं होना चाहिए रिफॉर्म। जापान है, उसके बगल में साउथ कोरिया खिलाफ है कि नहीं होना चाहिए रिफॉर्म। जो
यहाँ पे जर्मनी है, उसके नीचे ऐसे इटली है, इटली खिलाफ है कि नहीं होना चाहिए रिफॉर्म। यही नहीं, टर्की अपने आप में एक शक्ति अपने आप को मानता है नहीं, लेकिन वो भी खिलाफ है कि नहीं होना चाहिए रिफॉर्म। तो टोटल ऐसे 12-15 देश हैं जो इसके खिलाफ हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं कॉफी क्लब, या दूसरा नाम है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। प्रीलिम्स में पूछा गया है, दोबारा भी पूछ सकता है। जैसे ही जहां G4 का जिक्र होगा उसका भी जिक्र होगा। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछा भी जा सकता है आपसे। अगला टॉपिक है ट्विन ट्यूब सड़क सह रेल सुरंग परियोजना। आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडलीय समिति CECEA। याद रखिए, मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती है, ये पॉलिटी का टॉपिक। मंत्रिमंडलीय समिति, अभी टोटल 8 समिति है मंत्रिमंडलीय, और इस 8 समिति में 2 ऐसा समिति है जो खासकर आवास के मामले से संबंधित समिति और संसदीय कार्य से संबंधित माफ कीजिएगा, संसदीय समिति बोल रहा हूं, आवास आवंटन के संबंध में मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय कार्य से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं और बचे हुए 6 मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो एक मंत्रिमंडलीय समिति है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, जो आर्थिक अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वित्त मंत्री भी होंगे और 2-3-4 प्रमुख मंत्री होंगे जो खट से बैठ के डिसीजन लेते हैं। वही डिसीजन पूरे मंत्रिपरिषद का माना जाता है। तो मंत्रिमंडलीय समिति इसलिए बनाई जाती है ताकि जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का डिसीजन तुरंत लिया जा सके। तो ये इसने डिसीजन लिया है कि अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क रेल सुरंग परियोजना, इसको देश का पहला ऐसा 2 ट्यूब के आकार का 2 सुरंग होगा, है ना, और वो नदी के नीचे होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे होगा। एक सुरंग का उपयोग रेल के लिए किया जाएगा, एक सड़क का उपयोग सड़क के लिए किया जाएगा। ये परियोजना चूंकि बहुत कॉस्टली होगा, इसलिए मंत्रिमंडलीय समिति को डिसीजन लेना पड़ा। ये पूर्वोत्तर भारत में अवसंरचना संपर्क को बढ़ाने के लिए ये लिया गया है। ये परियोजना असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे स्थित होगा और EPC मोड पर विकसित होगा। EPC मोड का मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इसमें सरकार क्या करती है, ठेकेदार को परियोजना के डिजाइन, सामग्री की व्यवस्था और निर्माण की जिम्मेदारी सब सौंप देती है। इसकी लंबाई 33.5 किलोमीटर से अधिक होगा। परियोजना की लंबाई, सड़क का प्रकार 4 लेन का होगा और एक्सेस कंट्रोल, ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी, मतलब पहले से कोई ऐसा वहाँ पे परियोजना नहीं है, कोई अवसंरचना नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से बनेगा। इसी को बोलते हैं ग्रीन फील्ड परियोजना। जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.5 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर की लंबाई ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ट्विन ट्यूब मतलब 2 ट्यूब नदी के नीचे बनाए जाएंगे। ये कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे 15 को जोड़ेगा नेशनल हाईवे 715 के साथ। तो नॉर्थ ईस्ट पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है, खासकर इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण भी, और चाइना को भी सरकार को ध्यान में रखना है। इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा रह गया, सरकार का फोकस खूब सारा यहाँ है। अब है फिनेंशियल गारंटी के संदर्भ में एक टॉपिक है इकोनॉमी का, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। डिफॉल्ट हानि गारंटी, DLG, DDLG मत पढ़ना, DLG। RBI ने NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को डिफॉल्ट हानि गारंटी के उपयोग को फिर से बहाल करने का परमिशन दे दिया है। अब NBFC ऋण देने की वजह से होने वाली जो हानि है उसके लिए प्रावधान कर सकता है कि डिफॉल्ट हानि को, गारंटी को इसमें शामिल करे। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट पूछेगा कि डिफॉल्ट हानि गारंटी क्या है, DLG क्या है। तो ये एक समझौता है, अनुबंध होता है। इसमें कोई विनियमित संस्था, जैसे मान लीजिए NBFC है, कोई कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो एक पात्र तीसरा पक्ष, कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी है, उससे समझौता कर लिया। इसमें
अगर एनबीएफसी का कोई ऋण डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके नुकसान की भरपाई ये तीसरा पक्ष करेगा, जैसे इंश्योरेंस में होता है। तो अगर कुछ लॉस हो जाता है तो भाई तीसरा पक्ष उसके नुकसान का भरपाई करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो रेट होना चाहिए वो कुल ऋण राशि का अधिकतम 5% से अधिक, एक तरह से इंश्योरेंस समझिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो डीएलजी रेट है वो मैक्सिमम 5% होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, मेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में इस डेटा को उपयोग कर सकते हो, इन्वायरमेंट में भी किया जा सकता है, मैं बताऊंगा। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता वित्त वर्ष, एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 25-26 में भारत ने 50,000 मेगावाट से अधिक नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ा है। 50,000 मेगावाट का मतलब है 50 गीगावाट। जबकि यही पिछले साल, पिछले वित्तीय वर्ष में 24-25 में ये 34 गीगावाट था, वो भी एक रिकॉर्ड था। इससे बहुत अधिक है, 16 गीगावाट अधिक है। भारत में अभी कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो 520 गीगावाट है। और इस 520 गीगावाट का जो देखिएगा जीवाश्म ईंधन से जो विद्युत उत्पादन होता है, जैसे कोयला से, जैसे गैस से, जैसे डीजल से, तो वो 248 गीगावाट है। 248 गीगावाट मतलब 50% से कम है। बड़ा गजब का क्रांतिकारी परिवर्तन है, जरा समझिएगा। और गैर जीवाश्म से 272 गीगावाट है। मतलब अब हम लोग जितना विद्युत उत्पादन करते हैं उसका 50% से अधिक गैर जीवाश्म ईंधन से करते हैं। मतलब जरा समझिए, गैर जीवाश्म ईंधन के दो पार्ट हैं, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा से और दूसरा परमाणु ऊर्जा से। तो परमाणु ऊर्जा से तो बहुत कम है, 8 गीगावाट है बस, 8.8 या मान लीजिए 9 गीगावाट। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे आपका जल विद्युत ऊर्जा, उससे आपका 263 गीगावाट पहुंच चुका है। तो खुद नवीकरणीय ऊर्जा आपके कुल विद्युत उत्पादन जो 520 गीगावाट है उसका 50% से अधिक हो गया। कितना क्रांतिकारी बात। आपने जितना विद्युत उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन का मतलब ये क्षमता है, ये उस जो आपने ऐसे ये उत्पादन क्षमता जो जोड़ा है तो उसमें 50% से अधिक उत्पादन क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा पे आप आ गए। और हमारा टारगेट है जो हमने INDC दिया है वो 2070 तक उसको हम 100% नवीकरणीय ऊर्जा पे आ जाना चाहते हैं। आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि भाई जो हम लोग का ये नेट कार्बन एमिशन उसको जीरो करना चाहते हैं। तो ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है। डेटा आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में थोड़ा कम चांस है, पूछ भी सकता है, वैसे मेंस में आपको कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। बांध मरम्मत और सुधार परियोजना वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ 26 में, इसका आयोजन ISC बेंगलुरु ने किया। इसी में बांध मरम्मत सुधार परियोजना DRIP, डैम रिपेयर एंड इम्प्रूवमेंट परियोजना, तो इसका चरण 2 और 3 का शुरू किया गया। तो इसमें क्या है कि इसमें भाग लेने वाले राज्यों में चयनित बांधों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, बांध सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और के माध्यम से केंद्रीय जल आयोग इसका क्रियान्वयन एजेंसी है। ये 21 से 31 तक के लिए है। तो ये सब है, इसमें मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है नहीं है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, कमला जल विद्युत परियोजना। प्रीलिम्स में कम चांस है वैसे पूछने का, यूपीपीएससी या बीपीएससी में पूछ देता है। वैसे कमला नदी वैसे बता दूं आपको बिहार में भी है, लेकिन ये असम में कमला नदी
सुबनसिरी नदी की सहायक नदी है और सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, इसने अरुणाचल प्रदेश में, मैंने असम बोल दिया था, अरुणाचल प्रदेश, माफ कीजिएगा, कमला जल विद्युत परियोजना के निर्माण की मंजूरी की सिफारिश की है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है जो विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका उद्देश्य है। और एनएचपीसी, इसका प्रस्ताव एनएचपीसी द्वारा दिया गया है। कमला नदी जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले में प्रस्तावित है। सुबनसिरी नदी की सहायक नदी है कमला, और सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, कितना मेगावाट ये सब कहीं नहीं पूछता है। चीड़ तीतर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं नहीं पूछेगा। तो चीड़ तीतर की संख्या में गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण शिकार और पर्यावास क्षरण माना गया है। चीड़ तीतर के बारे में थोड़ा समझे कि ये पश्चिमी हिमालय के मध्य पर्वतीय घास के मैदानों में पाई जाती है, जो मतलब ओवरऑल इसका देखिएगा पाकिस्तान, भारत और नेपाल में आपको देखने को मिलता है। चीड़, चूंकि चीड़ पाइन वनों के आसपास इसकी उपस्थिति होती है, इसलिए इसका नाम चीड़ रखा गया है। और चूंकि ये तीतर प्रजाति का है जिसका प्रमुख उपयोग शिकार के लिए मानव करता रहा है, क्रीड़ा खेल के लिए करता रहा है, इसलिए इसका नाम तीतर भी डाला गया है। और अधिकतर भूमि पे रहने वाली पक्षी है। संरक्षण वनरेबल सेक्शन में है और जो रेड डेटा बुक है, और ये साइट्स के परिशिष्ट वन में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, जिसके शिकार पे पूरी रोक लगी हुई है। अब लास्ट टॉपिक है, सुर्खियों में रहा स्थल सियोल। भारत और दक्षिण कोरिया ने 6ठी विदेश नीति सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है ना। इसमें दक्षिण कोरिया, सुर्खियों में रहा स्थल दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया है कहाँ? दक्षिण कोरिया जापान के जस्ट पूरब में है। ये मैं मैप नहीं डाल पाया गलती से, ये आपका पूरा चीन है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है और ये दक्षिण कोरिया है, ये आपको जापान है। तो ये नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा गया है वो इस तरीके का लाइन नहीं है, मतलब उसको मैं ठीक कर देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। मुझे मैप लाना चाहिए था, दिमाग से निकल गया। ये आपका चीन है, यहाँ आपको नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, और इधर आपको जापान है। तो ये जो सीमा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 38 डिग्री अक्षांश है, ये सीमा बनाता है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका सीमा बनाता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का। आपको बता दूं मजेदार बात कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो युद्ध हुआ, वो युद्ध ऑन पेपर आज भी समाप्त नहीं हुआ है। जहां पे सीज फायर हुआ, जहां पे समाप्त, मतलब युद्ध नहीं समाप्त हुआ, जहां दोनों सेनाएं आके रुक गई, इधर वाले सेना को सपोर्ट कर रहा था चीन और यूएसएसआर उस समय का, और नीचे आपको यूएसए आके बीच में रुक गया। 38 डिग्री समानांतर को इसका सीमा बना दिया गया। मैं आपको बता दूं कि युद्ध अभी भी समाप्त और ऑन पेपर नहीं हुआ। यह यूनाइटेड नेशन के निगरानी में एकदम शांति बहाली है। वो आप जरा कभी जाके देखिएगा, 38 डिग्री लोग पर्यटन स्थल बन चुका है ये जगह। यहाँ पे जैसे ये बॉर्डर है, यूनाइटेड नेशन का जो भवन है इस प्रकार से है। ये मीटिंग, ये टेबल, इधर नॉर्थ कोरिया वाले आते हैं, इधर साउथ कोरिया वाले हॉल में मीटिंग करते हैं यूनाइटेड नेशन के देख रेख में। उस टेबल्स के बीच से गया है लाइन, सोचिए। और यहाँ अगर सेना खड़ी है और यहाँ खड़ी, आपस में बात नहीं कर सकते हैं, बस एक दूसरे को ऐसे देख सकते हैं, बात नहीं कर सकते। कोई अगर उस सीमा को क्रॉस करने का प्रयास करेगा तो गोली मार दिया जाएगा। तो बड़ा, उसको बोलते हैं DMZ, डीमिलिटराइज जोन बनाया गया है। खैर, ये दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में है, कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है। ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए
उत्तर में नॉर्थ कोरिया, इसके पूरब में जापान, बीच में जापान सी, इसके आपको दिखेगा पश्चिम में पूर्वी चीन सागर और येलो सी दोनों है। ये कोरिया जलडमरू मध्य द्वारा ये जो आपको स्ट्रेट देख रहे हैं, ये कोरिया जलडमरू मध्य है, ये वाला। इसके माध्यम से दक्षिण कोरिया जापान के त्सुशिमा द्वीप से अलग, ये जो है त्सुशिमा द्वीप है, इससे अलग होता है। यहाँ जो सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट हल्ला उसका नाम है, जो कहीं नहीं पूछेगा वैसे आपसे, और नदी वदी यहाँ का पूछेगा नहीं। लेकिन नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की अवस्थिति बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हुआ था, तो शीत युद्ध जो चला काफी 1991 तक, उसमें बहुत सारे छद्म युद्ध लड़े गए, जिसमें डायरेक्ट अमेरिका और यूएसएसआर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन किसी और की भूमि पे लड़ रहा था युद्ध। उसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया युद्ध बड़ा फेमस है, उसमें वियतनाम का युद्ध बड़ा फेमस है, क्यूबा में जो संकट था बड़ा फेमस है, और न जाने इस प्रकार से कितने ये लोग आपस में युद्ध लड़े। तो आज के लिए इतना ही। जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, जब शीट आएगा आपका आज का न्यूज़ डे का, उसको आप रिवाइज कीजिएगा, और अच्छे से रिवीजन करने पे आपको मेंस प्रीलिम्स में जहां भी मैं बोलूं वैल्यू एडिशन करना है, जरूर कीजिएगा। थैंक यू।